नमस्कार साथियों, आज इस नए टॉपिक में हम चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। जैसा कि आपको पता है, मेरी 3 वीडियो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और ये हमारी 4th नंबर वीडियो बुलेट सीरीज़ की होने वाली है। 12th क्लास की जो बुलेट सीरीज़ हमारी स्टार्ट हमने की थी, उसमें लगातार और हम चौथे अध्याय पर आ गए हैं, यानी कि आपके जो चैप्टर नंबर 5 है कोलाइड वाला यानी पृष्ठीय रसायन, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम वर्ष 2021-22 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। साथियों, चैप्टर नंबर 6 जो जितना मैंने नोट्स में लिखवा दिया है वो सफिशिएंट है याद करने के मकसद से, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी ने नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ पाठ्य भाग में पीछे की तरफ जो प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों से ऐसा लगता है कि कुछ अलग पेपर में शायद आ सकता है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि हम यदि प्रश्नों के माध्यम से पढ़ें तो ये चैप्टर फिर से आपको आपके नोट्स की ओर ले जाएगा। तो पहले हमने नोट्स को ऑफलाइन में ढंग से पढ़ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है इसके माध्यम से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको क्वेश्चन वाइज आज सारे एक तरीके से चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि बॉक्साइट जो है, ठीक है, बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम लिखिए। यहां पर जो बॉक्साइट है उसमें कोई 2 अशुद्धि, इसके अयस्क की बात की जा रही है, अयस्क की, समझ में आ गई बात। और इस अयस्क में अयस्क किसे कहते हैं, देखिए मैं यहां से आपको विश्लेषण करने वाला हूं, समझ में आ गई बात। अयस्क किसे कहते हैं, ये बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ध्यान रखेंगे अयस्क किसे कहते हैं। याद रखें कि ये वही खनिज है, वह खनिज जिनसे धातुएं कम लागत में आसानी से मितव्ययता से प्राप्त की जा सकती हैं। साथियों, क्या कहलाता है, उसे ही हम कहते हैं अयस्क। इसमें ये बॉक्साइट क्या है, अरे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम आपसे पूछा है उसने। अशुद्धियों को हमने एक तरीके से मैट्रिक्स गैंग ऐसा भी कुछ उसका नाम दिया था। तो मैं यहाँ पर सिलिका की बात करता हूँ। सिलिका साथियों, सिलिका जो है बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि पाई जाती है। और दूसरा है सिलिका का फॉर्मूला SiO2 है। और आयरन ऑक्साइड की बात करें तो साथियों, आयरन ऑक्साइड में आपके Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया है। तो बिल्कुल साथियों, पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। उसने बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि पूछी थी, हमने सिलिका और आयरन ऑक्साइड बता दी है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निकल धातु, निकल, अरे भाई निकल कितने नंबर पर होता है, निकल ये भी बात याद रखें। निकल D ब्लॉक का एलिमेंट है, कितने नंबर पर होता है, फीकोनिकुजन, ओके, जैसा भी आपने पढ़ा है, ओके। तो Ni यानी के 28 नंबर पर आपका ये निकल होता है, ठीक है ना। तो जो ये निकल है उसके शोधन में, मतलब इसके शुद्धिकरण के प्रक्रम तत्वों के निष्कर्षण वाले पाठ में पूछे गए हैं। और उसमें मांड प्रक्रम से, अरे ये वाली विधि बिल्कुल, इस क्वेश्चन को तो याद रखने कि ये जो मैं आपको छपेगा इस तरीके से मैं प्रश्नों को बताता हूं। तो यानी कि यहां से इस क्वेश्चन को मान सकते हैं हम कि यहां से ये वाला प्रश्न छपने की संभावना है। तो मांड प्रक्रम से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो याद रखेंगे हम अशुद्ध निकल की अभिक्रिया 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाने वाले हैं। अशुद्ध निकल की क्रिया किसके साथ में, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाने वाले हैं। और 350 केल्विन हम टेम्परेचर रखने वाले हैं। और यहाँ पर NiCO का होल 4, यानी कि NiCO का होल 4 एक संकुल यौगिक हमने बना दिया है। और इस संकुल यौगिक के बाद में हम यहाँ पर 450 केल्विन टेम्परेचर पुनः से 450 केल्विन टेम्परेचर पर पुनः इसे गर्म करवाएंगे। और फिर हम इसे देखेंगे Ni शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे देखो इधर भी Ni4CO, इधर भी Ni4CO, और बीच में Ni फिर 4CO को ऐसे लिखना है, बिल्कुल रट के रखना। मांड प्रक्रम है, निकल का शुद्धिकरण है, मांड प्रक्रम है, निकल का शुद्धिकरण है। इस तरीके से दोनों प्रश्न आपके हो जाने चाहिए। बॉक्साइट
अशुद्धि कौन कौन सी है ये दोनों बता दी है, और मांड प्रक्रम में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ओके साथियों, तो इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो साथियों, अब आपके तीसरे प्रश्न की बारी है, और हम इस तीसरे प्रश्न में देखिए क्या पढ़ रहे हैं। यहां पर लिख रहा है कि विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी विधि से तांबे का शोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए कि विद्युत अपघटनी विधि से तांबे का शोधन कैसे किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि पहले लिख दी है और तांबे का शुद्धिकरण करने की बात कर रहा है। आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। देखिए, अशुद्ध तांबे का तो बनाना है एनोड, ठीक है, अशुद्ध ऐसे अशुद्ध और ऐसे एनोड, याद रह जाएगा, अशुद्ध का एनोड। दूसरी चीज है शुद्ध तांबे का क्या बनाना है, कैथोड। जब अशुद्ध का एनोड बन रहा है तो शुद्ध का क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ठीक है, सेल में उसी तांबे के ही किसी लवण से, देखो पहले सबसे पहले क्या है, अपन इस विधि में अशुद्ध तांबे का बनाओ एनोड, शुद्ध का बनाओ कैथोड, अशुद्ध का बनाओ एनोड, शुद्ध का बनाओ क्या, कैथोड, अशुद्ध से एनोड। ओके, याद रह जाएगा तो बिल्कुल, है ना, विश्लेषण करके याद रखेंगे बिल्कुल। सेल में उसी तांबे का, अरे भाई जब तांबा लिया है तो कॉपर सल्फेट का ही विलयन लेना है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्यों लेना है, क्योंकि ये विद्युत अपघट्ट के रूप में काम आने वाला है। कॉपर सल्फेट का ही आपको क्या लेना है, विलयन लेना है। देखिए, सेल में उसी तांबे के ही किसी लवण जैसे कि कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन को विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या कर लिया जाता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है जी, अब देखिए, विद्युत अपघटन से शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड, समझ में आ गई ना बात यहां तक। तो विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है, कौन प्रयुक्त किया जाता है, ये जो CuSO4 का विलयन है। अब आगे घटना लिख रखी है, देखो, विद्युत अपघट्ट से शुद्ध कॉपर या विद्युत अपघटन से शुद्ध कॉपर जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जाकर के, पहले जो एनोड है, एनोड पर क्या था पहले, देखो एनोड पर कौन है, अशुद्ध तांबा। जो एनोड पर अशुद्ध तांबा है वो अशुद्धि तो रह गई ही है वहीं, और जो शुद्ध कॉपर है वो एनोड से चला गया है। अब एनोड से जब चला गया तो एनोड से कोई बॉम्बे तो जाएगा नहीं, एनोड से जाएगा तो कैथोड ही ना, सिंपल बात है इसमें तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन याद रखेंगे कि सबसे पहले अशुद्ध तांबे का एनोड बनाया, फिर शुद्ध तांबे का कैथोड बनाया। ठीक है ना, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। इसके बाद में सेल में उसी तांबे का एक विद्युत अपघटन का विलयन रखा, और विद्युत अपघटन का विलयन CuSO4 का है, वो अम्लीय अपघटन है। ठीक है, अम्लीय विद्युत अपघट्ट है एक तरीके से, या फिर अम्लीय विलयन है, ये मान लो। ओके, आगे विद्युत अपघटन के बाद में शुद्ध कॉपर जो है वो कहां से जाएगी भाई, शुद्ध एनोड पर तो क्या थी, अशुद्ध थी, तो एनोड से शुद्ध हो जाएगी वो, अशुद्ध होकर के चली कहां जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी, शुद्ध के पास जाएगी, ये याद रखें। समझ में आ गई बात। ओके, यहां पर एक सिंपल सा समीकरण भी है, देखो यहां पर है Cu इज कन्वर्ट टू Cu+2, ये एनोड पर हो रही है। एनोड पर जो रिएक्शन होती है एनोड पर, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड पर होती है उसमें रिडक्शन होता है। मतलब कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा इधर, और इसी की उल्टी रख लेना यहाँ पे कैथोड के अंदर, इस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा है आप कितना पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो अगले प्रश्न की बारी है, और साथियों अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर निस्तापन और भर्जन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर निस्तापन और भर्जन को उदाहरण सहित समझाना है। निस्तापन और भर्जन हो सकता है उसे रहम आ जाए और बच्चों को ऐसा क्या कहते हैं, हलवा प्रश्न, है ना, लट्टू प्रश्न दे दे, है ना। तो ऐसा प्रश्न अगर वो दे देता है तो आपके 100% ये प्रश्न सही होगा, लेकिन फिर भी इसको याद करके जाइए। अगर ऐसा प्रश्न गलत होता है
तो आप मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हैं, है ना, ऐसा ना समझें, है ना। लेकिन फिर भी आपकी मानसिकता अभी अगर एग्जाम्स के प्रति सही नहीं है तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी करके जाएं और इन सरल प्रश्नों को भी आप देख कर जाएं। देखिए, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, देखिए सांद्रित की प्रोसेस है, वायु की अनुपस्थिति मतलब कि निस्तापन, और सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में कौन से अयस्क को, सांद्रित अयस्क को, ठीक है, उसके गलनांक से कम ताप पर परावर्तनी भट्टी में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और जब गर्म किया जाता है तो हम इस विधि को कह देते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और निस्तापन को यहां लिखा है उदाहरण सहित समझाओ, तो उदाहरण हम देखेंगे कि कोई कार्बोनेट का उदाहरण ले लेंगे और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है और ZnO + CO2 में कन्वर्ट हो गया है। अगला जो प्रश्न है, अगली जो डेफिनेशन है, इसी में देखिए निस्तापन बता दिया है, फिर कह रहा है भर्जन। निस्तापन को मैंने कर दिया है भर्जन में, यहां वायु की अनुपस्थिति है, यहां वायु की उपस्थिति है, उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना। निस्तापन से देखो कैसे याद रखें, अरे नी का प्रयोग कहां करते हैं अपन, नी का प्रयोग हम करते हैं जहां पे कुछ कार्य नहीं करना हो, है ना, ये कहता ना। ओके, तो यहां नी का प्रयोग हुआ है, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, वायु नहीं है, वायु नहीं है मतलब निस्तापन, उसको कहते हैं अनुपस्थिति। और जहां पर आप देखिए भर्जन में उपस्थिति, इसमें एक में याद रख लें नी मतलब नहीं है, कौन नहीं है, वायु नहीं है, ठीक है ना। ओके, अनुपस्थिति, अब यहां पर उपस्थिति सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर क्या कर दिया जाता है, परावर्तनी भट्टी में क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। और यहां भी आप ये डेल का चिन्ह ये बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर2Cu2s + 3O2 और 2Cu2s यहां मतलब कि सल्फाइड अयस्क लिया है, और सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है भर्जन और इसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया है। और ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, SO2 गैस बाहर निकाल दी है। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न भी याद रखने हैं। तो ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जख्म किसी के मिलने से नहीं भरेंगे, जख्म तो पड़ने से ही भरेंगे। हाँ, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका है। सिलिका के बारे में हम जानते हैं, सिलिका क्या है और उसकी भूमिका, ये भूमिका कौन, ये कोई शायद मेरे साथ पढ़ा था, ठीक है, मुझे याद नहीं है। वैसे कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका है, और FeS व FeO अथवा गैंग को धातुमल में ये परिवर्तित कर देती है। बस इतना ध्यान रखना है कि सिलिका जो है SiO2, ठीक है, वो क्या करती है, ये FeS व FeO अथवा गैंग को धातुमल में परिवर्तित करने के लिए कॉपर मेट में SiO2 यानी सिलिका का क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना है। ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ, FeS फेरस सल्फाइड है और दूसरा क्या है FeO यानी फेरस ऑक्साइड है। इनको जो ये है तथा गैंग को धातुमल में ये क्या करती है, परिवर्तित करने के लिए कॉपर मेट में सिलिका को मिलाया जाता है, याद रखेंगे, और SiO2 यानी सिलिका को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कॉपर, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न है कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम, ठीक है, वह सूत्र लिखो। इतना सीधा सीधा प्रश्न क्या सर पूछा जा सकता है कि कॉपर के अयस्क, अरे इतने सीधे ही इसमें से आते हैं। अगर नोट्स ढंग से पढ़ लिए हैं तो फिर इनको आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर है क्यूपराइट, एक तो Cu2O और एक कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है।
अगला जो प्रश्न है Cu2O व Cu2S के मिश्रण को, देखो Cu2O व Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल है। कंफ्यूजन कैसे पैदा हो रहा है, देखो यहां पर ना तो 2Cu2O दिया है और ना ही मैंने आंसर में लिखा है, ठीक है। यानी कि 2Cu2 आए चाहे नहीं आए, Cu2 और Cu2S को गर्म करने पर वही Cu और SO2 प्राप्त होता है। वैसे मैं बता देता हूं, यदि यहाँ पर 2Cu2 होता तो आप यहाँ पर 4 Cu यहाँ से, 2 Cu यहाँ से और 6 Cu बना देते और S और 2 आगे लगने से 2 ऑक्सीजन SO2 आप आराम से बना देते। ये थोड़ा घुमाने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है फफोलेदार तांबा क्या होता है? क्या होता है फफोलेदार तांबा? तांबे की बात कर रहा है, फफोलेदार तांबा क्या होता है आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो आप लिखेंगे ऐसा तांबा जिसमें कि 2% क्या हो, अशुद्धियां हो, ऐसे तांबे को क्या कहेंगे? फफोलेदार तांबा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन से अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न फेन प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि याद करो, ठीक है। सांद्रण की जो विधियां हैं उनमें से एक झाग प्लवन विधि भी है, एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि थी, एक निक्षालन थी, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। उनमें से झाग प्लवन विधि द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का। रट के रखना, बिल्कुल याद रखना इसको। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न लोहे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी कि लोह अयस्क की बात कर रहा है, उसका सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। लोहा है, लोहा जो है वो किसके द्वारा आकर्षित होता है? चुंबक के द्वारा होता है, ये याद रखेंगे। ओके, सांद्रण की ऐसे अपन ने वो ढेरिया वाला बनाया था ना, 2 ढेरियों में बदल जाता है, ऐसे एक पट्टा लगाया जाता है, ढेरिया 2 ढेरियों में बदल जाता है। एक ढेरी चुंबकीय पदार्थ की होती है, वो पास में रहती है, और अचुंबकीय पदार्थ की थोड़ी दूर ढेरी बनती है, वो वही विधि है। लोह अयस्क का जो सांद्रण है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पाइराइट से, पाइराइट बिल्कुल अयस्क है पाइराइट, तो पाइराइट से कॉपर प्राप्त करने में, देखो प्रश्न को किस तरीके से घुमाया है। पाइराइट से कॉपर प्राप्त करने में जो करने का जो निष्कर्षण है उसमें धातुमल बना होता है। वो जो धातुमल है वो किसका बना होता है? वो सूत्र आपको लिखना है कि कौन सा धातुमल बनता है। उसमें CaSiO3 बनता है या FeSiO3 बनता है, ये पूछ रहा है उसमें। तो आपको लिखना है FeSiO3, FeSiO3, मतलब कि ये सिलिकेट हो गया और ये आयरन सिलिकेट की बात कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को लगातार हम करते रहेंगे और अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाँ तो साथियों, अब हम प्रश्नों के स्थान पर एक बार फटाफट से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले धातुएं हैं। धातुएं क्या होती हैं? वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना देते हैं? धनायन बना देते हैं। क्या कहलाती हैं? वो धातुएं कहलाती हैं। अधातुओं की बात करें, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? अधातुएं कहते हैं। अगला है उपधातु। उपधातु में आपको पता है वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण जो रखते हैं उन्हें अब क्या कह देते हैं? उपधातु। खनिज, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जिन्हें खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर खानों के द्वारा प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर मैं और इसमें अयस्क की डेफिनेशन, अयस्क यदि किसी खनिज से अयस्क की डेफिनेशन, यदि किसी खनिज से धातुएं मितव्ययता से कम लागत में, समझ में आ रही है बात? कम लागत में, है ना, और आसानी से प्राप्त की जा सके, तो ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं, याद रखेंगे। सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, उल्टा बोल दिया। सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज जरूर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद में धातु कर्म तो हमारा चैप्टर ही है, और किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो पूर्ण विधि है उसे ही हम धातु कर्म कहते हैं। अधात्री अपयस्क की मैट्रिक्स या गैंग किसे कहेंगे? अयस्क में उपस्थित भौतिक अपद्रव्य जो हैं, अशुद्धियां हैं, जो मिट्टी, रेत, पत्थर आदि की अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं। इसके बाद अयस्क का सांद्रण और सज्जीकरण या प्रसाधन
ठीक है, जिसको कहें तो अयस्क में उपस्थित अधात्री को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है, अथवा अयस्क में उपस्थित धातुओं की मात्रा या उसकी प्रतिशत मात्रा में वृद्धि करना भी क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग प्लवन और रासायनिक विधि, जिसको निक्षालन भी कहते हैं। भर्जन की बात करते हैं। अभी प्रश्न में हमने पढ़ा कि जब सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में याद रखेंगे, परावर्तनी भट्टी में उनके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है। और भर्जन में हमने पढ़ा सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि अधातुओं की जो अशुद्धियां हैं, उनके जो ऑक्साइड हैं वो निकलकर उसमें से आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बातें करते हैं, निस्तापन की बात करते हैं अब आगे, है ना, यानी कि इसकी बात खत्म, भर्जन ओके। भर्जन में थोड़ा सा ये भी याद रखें कि निस्तापन के अंदर कार्बोनेट टाइप के कुछ होंगे, तो उनका कार्बोनेट, जैसे मैंने पहले ZnCO3 कैलामाइन के बारे में बताया था। निस्तापन में उल्टा है, जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में भट्टी वही रहेगी, है ना, और वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। दोनों ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, दोनों में ही ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, भर्जन और निस्तापन में। अब बात करते हैं प्रगलन। निस्तापित और भर्जित अयस्क को यदि कॉक जो होता है, मतलब कि कार्बन, है ना, और जो गालक है, ठीक है, उनको दूर करने के लिए कॉक और गालक को मिलाकर अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, जो ये प्रक्रिया की जाती है प्रगलन कहलाती है। गालक की मैं बात कर लेता हूं, गालक क्या है, मतलब निस्तापन के अंदर क्या करना है। निस्तापन के अंदर पहले तो भर्जित या फिर निस्तापित अयस्क को लेना है, उसमें कॉक मिलाना है और उसमें गालक मिलाना है, और इसको किस में डाल देना है, वात्या भट्टी में डाल देना है। ये हो गया आपका क्या, प्रगलन करना हो गया है। गालक की बात कर लेते हैं। गालक जो है भर्जित या निस्तापित अयस्क में अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं गालक कहते हैं, ठीक है ना। अम्लीय और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिला रहे, गालक भी एक प्रकार की अशुद्धि ही है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन से गालक मिलाए जाते हैं, तो क्षारीय गालक होते हैं। और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन से गालक मिलाएंगे, तो वो सिंपल है, अम्लीय गालक ही होंगे। धातुमल या कीट किसे कहते हैं, अशुद्धि व गालक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं, अशुद्धि व गालक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे धातुमल। अच्छा, अशुद्धि प्लस गालक मतलब CaO प्लस SiO2 और अपन बना देते हैं CaSiO3, जैसे अभी अपन ने यहाँ बनाया था FeSiO3, ये भी एक प्रकार का गालक धातुमल ही है, ये सिलिकेट बने हैं, ठीक है। भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस, बार बार भर्जन निस्तापन को नहीं बताएंगे। आगे अयस्क का सबसे पहले कि अयस्क से और शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, उसमें नंबर 1 कार्य क्या किया जाता है, सबसे पहले अयस्क का चूर्णीकरण किया जाता है। चूर्णीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को जॉ क्रशर की सहायता से पहले छोटे टुकड़ों में या निलंबन बनाया जाता है। उस निलंबन को आप चूर्णीकृत करके पीस करके, और आप स्टैंप मिल की सहायता से उसको पीस करके पाउडर बना करके, ठीक है ना, और सांद्रण के लिए भेज देते हैं। फिर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण की 4 विधियां हैं। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में है धातु अयस्क के घनत्व की तुलना में जो अधात्री है उसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। अयस्क में से अधात्री को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो भारी धातु है उनकी बात कर रहा हूं मैं। इस विधि में अयस्क को एक ढालूनुमा नाली या नालीनुमा मेज पर लेते हैं, फिर इस मेज को ऊपर नीचे आगे पीछे जोर से हिलाते हैं, जिससे हल्के कणों की अशुद्धियां जो हैं, हल्के कणों की अशुद्धियां तो ऊपर आ जाती हैं, और फिर अयस्क को बहती हुई जल की तेज धारा के साथ में धोया जाता है, जिसके कारण अधात्री के हल्के कण जल के साथ में बहकर बाहर पृथक हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और अयस्क के भारी कण जो हैं वो बच जाते हैं। इस विधि के द्वारा टिनस्टोन आयरन कार्बोनेट मतलब ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धि या अयस्क में दोनों में से एक चुंबकीय गुण वाला हो। इस विधि में पिसे हुए अयस्क को एक पट्टे पर डालकर पट्टे को एक विद्युत चुंबक युक्त चक्र पर घुमाया जाता है, जिससे अयस्क नीचे गिरते समय 2 ढेरियों में बदल जाता है। एक ढेरी जो होगी पास वाली ढेरी जो होती है चुंबकीय पदार्थ की होती है, और जो दूर वाली ढेरी होती है वो चुंबकीय विहीन पदार्थों की होती है। इसमें भी उदाहरण अगर अपन देखें तो टिन के अयस्क कैसेटेराइड, टिनस्टोन
वोल्फ्रामाइट आदि इसके भी कुछ उदाहरण हैं। अगली बात करते हैं झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का संदर्ण किया जाता है। सिद्धांत यह विधि अयस्क एवं अशुद्धियों के कणों की पानी एवं जो तेल है इसमें भीगने के गुण के अंतर के सिद्धांत पर आधारित है कि कौन पानी में घुलता है, कौन तेल में घुलता है। यह उन धातुओं के निष्कर्षण करने में काम आती है जिनमें अयस्क कण तो तेल द्वारा और अशुद्धियां जो हैं वो पानी द्वारा भीगती हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे झाग प्लवन विधि में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 है झाग कारक, नंबर 2 है प्लवन कारक, नंबर 3 है फेन स्थायी कारक और नंबर 4 है सक्रिय कारक और नंबर 5 है अवनमक या डिप्रेशर। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं झाग कारक। ये पदार्थ वायु के बुलबुलों के साथ में स्थायी झाग बनाने में सहायता करते हैं। झाग कारक का काम है झाग बनाना। झाग कारक के रूप में मुख्य रूप से चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस का तेल या वसा अम्लों को प्रयुक्त करते हैं। और प्लवन कारक के रूप में जो है इन्हें संग्राही भी कहते हैं। ये पदार्थ सल्फाइड को प्रतिकर्षी बनाते हैं, जिससे कि प्लवन कारक की बात कर रहा हूं, इन्हें संग्राही भी कहते हैं। ये पदार्थ सल्फाइड को प्रतिकर्षी बनाते हैं, जिससे ये कण जल पर जो है तैरते हैं। प्लवन कारक के रूप में सोडियम एथिल जैंथेट को प्रयोग करते हैं। फेन स्थायी कारक की बात कर लेते हैं। ये झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान करने के काम में आते हैं, जैसे किरसोल और एनिलीन जो है फेन स्थायी कारक का उदाहरण है। सक्रिय कारक के रूप में कॉपर सल्फेट प्रयुक्त करते हैं, जो प्लवन क्षमता में वृद्धि करता है। अवनमक या डिप्रेशर की बात करें, ये पदार्थ झाग या फेन को कम करने का कार्य करते हैं, जैसे सोडियम साइनाइड है और सोडियम कार्बोनेट है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और इसके अलावा रासायनिक विधि या निक्षालन है, इसमें सब अलग अलग हैं। तो ऐसे साथियों आपको ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा आपको क्या है नोट्स की रीडिंग भी लगवा दी है और इस तरीके से आपको ये चैप्टर करना है। इस चैप्टर में नोट्स को पढ़ना अनिवार्य है, ये तो है, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी जो मैंने ये क्वेरी स्टार्टिंग में आपको करवाई थी, इन्हें भी आप देख करके और बहुत अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर इस चैप्टर में मुझे मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं आगे इसमें और अच्छे मेहनत करके और इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न या एक भी अंक आपके एग्जाम्स में एक भी अंक जो है वो नहीं कटे, आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आए जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें बच रही हैं उनकी आप टेंशन ना लें, उनके लिए मैं अलग से मेहनत करके और अलग से आपको एक बुलेट सीरीज के अलावा एक वीडियो अलग से चैप्टर नंबर 6 की बना दूंगा, जिसमें से आपके इसमें से भी कोई भी प्रश्न आपका ना रहे, ठीक है। ओके, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब आप देखें ना देखें तो हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि आप देखोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आप वीडियोस को देखेंगे तभी जाके आपके कुछ सारी चीज़ें समझ में आएंगी और जो चीज़ें आपने पहले चैप्टर नंबर 1 में 2 में और 4th में पढ़ी, ठीक है, उनसे आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैं जैसे जैसे टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का अनुभव हो रहा है कि जहाँ जो भी बच्चे बुलेट सीरीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, वो उन बच्चों के टेस्ट के नंबर में बड़ा इंक्रीजमेंट मुझे देखने को मिला है। इसीलिए आप वीडियोस को थोड़ा सा देखते रहें और जो चैप्टर नंबर 4 पूरा की पूरा उतार के रख दिया उस वीडियो में मैंने, आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी देखें। चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे तरीके से, और जिन लोगों ने भी वीडियोस को देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली वीडियो में तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया है, उसका वॉच टाइम आपने इतना, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतने घंटे वो वीडियो चल जाएगी। तो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।